एक बार फिर से आपका द स्टोरी टेलर में स्वागत है। और आज हम देखेंगे पुर्तगालियों का भारत में आगमन और व्यापार। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। सन 1498 में जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट पहुंचा तो जमोरिन ने उसका पुरजोर तरीके से स्वागत किया और तत्पश्चात जब वो यहां से वापस लौटा तो जो वस्तुएं वो यहां से लेकर गया था वो यूरोपीय बाजारों में कई गुना कीमतों पर बिकी, जिसे देखकर पुर्तगाली सम्राट ने तुरंत ही एक नए दल की तैयारी शुरू कर दी और इस दल का नेतृत्व किया था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने। और इस दल में वास्को डी गामा और बार्थोलोम्पो डियाज सहित 1200 पुर्तगाली शामिल थे। ये दल सन 1502 में कालीकट के तट पर पहुंचा और वहां पर जमोरिन से इन्होंने एक मांग रखी कि मुस्लिम जो अरब के जो मुस्लिम व्यापारी हैं उन्हें बाजार से हटा दिया जाए और एकमात्र उन्हें व्यापार करने का अधिकार दे दिया जाए। जमोरिन ने इसे साफ इनकार किया और इसके पश्चात पुर्तगालियों की मुसलमान व्यापारियों के साथ यानी अरबों के साथ युद्ध हुआ और इस युद्ध में पुर्तगालियों ने खूब गोलीबारी करी और उन्हें इसी बीच पता चला कि कालीकट और कोचीन के बीच शत्रुता है और उन्होंने इस शत्रुता का बेहद चतुराई से फायदा उठाते हुए कोचीन के राजा के साथ मित्रता कर लिया और कोचीन के मालाबार में इन्हें पहला किला बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस तरह से पुर्तगाली कालीकट और कोचीन की शत्रुता का फायदा उठाकर अपना पहला किला बनाने में कामयाब रहे और अपनी राजनीतिक सत्ता की भी नींव रख दी थी। उसके कुछ ही समय बाद सन 1505 में पुर्तगाल का पहला गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेडा, जिसे पर्याप्त शक्तियां दी गई थी सरकार की तरफ से और उससे कहा गया था कि अदन, आरमुज और मलक्का को आप जब्त करिए और मुस्लिम व्यापार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दीजिए। इसके साथ ही उससे यह भी कहा गया था कि आजादीवा, कोचीन, केन्नौर, किल्वा में आप दुर्गकृत बस्ती का निर्माण करिए, जो आगे चलकर हमें भारत में अपने पांव जमाने में विशेषकर मदद करेगा। इधर जब फ्रांसिस अल्मेडा ने इस नीति पर अपना कदम आगे बढ़ाया तो मिस्र को लगा कि इससे तो वेनिस का व्यापार खतरे में आ जाएगा और उसने लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी और इसी सिलसिले में पुर्तगालियों को मूर का युद्ध लड़ना पड़ा। उत्तरी अफ्रीका के तट पर यह युद्ध हुआ। हालांकि इसमें दोनों को ना तो कोई फायदा हुआ ना ही विशेषकर नुकसान, परंतु 1507 में मिस्र और गुजरात की संयुक्त सेनाएं, जिस समय गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन था, तो इन दोनों की संयुक्त सेनाओं ने दीव से कुछ मील दूर समुद्र के बीच पुर्तगाली सेना को बेहद बुरी तरीके से पराजित किया और इसी युद्ध में अल्मेडा का जो पुत्र था वो भी मारा गया। अगले ही वर्ष अल्मेडा ने पुरजोर तरीके से आक्रमण किया और इन दोनों संयुक्त सेनाओं को जो है पराजित किया। 1509 में फ्रांसिस डी अल्मेडा वापस चला जाता है और अब गवर्नर की भूमिका में आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो कि 1503 में ही भारत में आया था और उस दौरान वो पुर्तगाली स्क्वाड्रन का कमांडर था। उसका ये ध्येय वाक्य था कि वो अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना पूरब में पूरा कर लेना चाहता है। हालांकि उसने इस उद्देश्य को, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभिन्न सारी नीतियों का पालन किया, जिससे उसमें सबसे पहले गवर्नर बनते ही समुद्र के जितने भी प्रवेश द्वार थे जिनसे हिंद महासागर में प्रवेश किया जा सकता था, उन सब पर इसने अपने बेस बनाए और उसने अधिकारियों और सैनिकों को भी कहा कि वो जो है भारत में भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करें, जिससे क्या होगा कि ज़मीनी स्तर पर क्या होगा, उनसे मेल जोल बढ़ेगा
और अपनापन का जो भावना है वो विकसित होगी। और फिर पुर्तगालियों की सबसे बड़ी जीत रही वो लाल सागर के मुहाने पर स्थित सुकोत्रा द्वीप था। इसके पश्चात 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क गवर्नर बना। अल्फांसो कहता था कि वह पूरब में अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना पूर्ण कर लेना चाहता है, और इसके लिए उसने हिंद महासागर के जितने भी प्रवेश के द्वार थे उन सब पर अपने सैनिक बेस बनाए। अपने अधिकारियों और अपने सैनिकों से कहा कि भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करके यहीं पर घुल मिल जाइए, जिससे अपनेपन की भावना बढ़ेगी। अल्फांसो अल्बुकर्क जो है वो 1503 में ही स्क्वाड्रन कमांडर बनकर भारत आया था, और इसने अपने सबसे पहली विजय इसकी जो रही 1510 में गोवा की विजय करी। इसके पश्चात दमन, राजौरी, दाभोल पर भी इसने अधिकार किया। 1511 में इसने लाल सागर के मुहाने पर स्थित सुकोत्रा द्वीप पर भी अधिकार कर लिया और सुमात्रा में सचिन दुर्ग का निर्माण कराया। साथ ही कोलंबो में भी इसने दुर्गों के निर्माण किए। कहा जाता है कि इसने जावा, थाईलैंड और पेंगू के साथ भी संपर्क स्थापित किया था। हालांकि इसके पश्चात ये वापस चला जाता है और 1518 तक की अगर स्थिति को देखें तो 1518 में एक बेहद बड़ी सफलता भी पुर्तगालियों के हाथ लगी थी। चीन का संचाओ द्वीप पर इन लोगों का अधिकार हो गया था और इन्होंने वहां पर भी अपनी बस्ती बनाना शुरू किया। साथ ही अगर देखें पश्चिमी भारत पर जो अभियान रहे उसमें से 1531 में चाउल की विजय, 1532 में दीव, 1534 में सालसेट और बेसिन। कहा जाता है कि जो 1534 में जब इन्होंने बेसिन पर अधिकार किया था तो इसके पीछे एक कहानी है कि उस वक्त 1534 में हुमायूं ने जो है गुजरात का एक अभियान किया था और सेना ने वहां पर डेरा डाला। तो इसी क्रम में गुजरात का शासक बहादुर शाह जो था वो भयभीत हो जाता है और उसने पुर्तगालियों से मदद मांगी थी, और इसी के एवज में जो है उसने बेसिन द्वीप पुर्तगालियों को सौंपा था। लेकिन 1536 में हुमायूं वहां से वापस चला आया। तत्पश्चात गुजरात और पुर्तगाली आपस में लड़ पड़े, क्योंकि गुजरात के शासक बहादुर शाह का कहना है कि हम दोनों के बीच में एक विभाजक रेखा होनी चाहिए जिससे हमें पता हो कि हमारे क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक हैं। लेकिन पुर्तगालियों को यह बात मंजूर नहीं थी और इसी क्रम में इनका आपस में टकराव होता है और फिर एक बहस के लिए, एक संधि के लिए, एक वार्ता के लिए जो है बहादुर शाह को बुलाया जाता है एक पुर्तगाली नाव पर, और वहीं पर वार्ता के दौरान कुछ मनमुटाव होने के चलते उसकी हत्या कर दी जाती है। इस तरह से उन्हें बेसिन प्राप्त हुआ था। और आगे देखें तो 1536 में इन्होंने क्रैगानोर, मैंगलोर, होनावर, भटकल, केन्नौर, क्विलोन और भावनगर पर भी कब्जा कर लिया था और यहाँ पर भी अपने कारखाने और बस्तियां स्थापित कर ली थी। पुर्तगालियों के अगर कुछ व्यापारिक प्रमुख बात करें कि प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो इन्होंने स्थापित करे थे तो मसूलीपट्टनम और पुलिकट था। साथ ही पूर्व में, सुदूर पूर्व में अगर देखें तो मनीला और मलक्का तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था। इनका एक प्रमुख बंदरगाह था पूर्व में नागापट्टम। नागापट्टम वो बंदरगाह था जहां सुदूर पूर्व से वस्तुएं लाई जाती थी और फिर इन वस्तुओं को यहीं पर पैक किया जाता था और यहीं से उनको जहाज़ों में भर के और यूरोप भेजा जाता था। और नागापट्टम के ही उत्तर में इनकी जो सुप्रसिद्ध बस्ती, जो मैलपुर की बस्ती पुर्तगालियों की फेमस है, जो सैनथोम भी बोलते हैं, वो यहीं पर इसी के उत्तर में अवस्थित थी। इसके साथ ही पुर्तगालियों के विषय में कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने एक पद्धति भी चलाई जिसे कहा गया कार्टेज पद्धति। और इस कार्टेज पद्धति के अंतर्गत वो ये करते थे कि अगर कोई जहाज जब उस समुद्री मार्ग से गुजरता है, हिंद महासागर से कोई भी जहाज गुजरेगा तो वो उन्हें कर देगा। और इनका हिंद महासागर पर एक छत्र राज्य चलता था। इसी क्रम में एक कथन बहुत फेमस है कि मैनुअल फर्स्ट ने 1501 में घोषणा करी थी कि अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का मालिक वो स्वयं है। और इस क्रम में आप जान सकते हैं कि उनका उस वक्त की मौजूदा नौसेना में वो मौजूद थे जब तक कि अंग्रेज नहीं आ गए। तो इस तरह से इनका जो व्यापारिक प्रभुत्व रहा और जो भी जहाज इन्हें कर नहीं चुकाते थे उन्हें समुद्र में या तो डुबो देते थे या फिर जो है उन्हें लूट लिया जाता था। इनके व्यापार की वस्तुओं के बारे में अगर जानें तो मालाबार से ये लोग काली मिर्च, अदरक, हरड़, चंदन, हल्दी, नील, दालचीनी का व्यापार करते थे। कोंकण तट वहीं पर, वहां से काली मिर्च का व्यापार करते थे।
उत्तर भारत से टाफ्टा नामक एक कपड़ा था, उसका व्यापार करते थे। बंगाल से जटामांसी का, और दक्षिण पूर्व एशिया से अगर देखें तो लाख, लौंग और कस्तूरी। भारत में अगर इनका सर्वाधिक व्यापार कुछ था तो वो काली मिर्च का था, क्योंकि एक घटना सामने आती है कि संयुक्त व्यापार संघ ने अकेले जो है केवल काली मिर्च के व्यापार के लिए प्रतिवर्ष जो है 1,70,000 क्रूजेडो भेजने का निर्णय लिया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सर्वाधिक जो व्यापार प्रतिशत था वो काली मिर्च का था। इसके पश्चात 1529 में वायसराय नीनो द कुन्हा, जो कि एक फेमस वायसराय था, तो वायसराय नीनो द कुन्हा ने अपने मुख्यालय में परिवर्तन किया और उसने मुख्यालय गोवा से कोचीन ले गया। और जो हमने वाकया आपको बताया 1534 वाला, वो इसी के टाइम पे हुआ था। तो इस तरह से पुर्तगाली जो है अपने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाते रहे धीरे धीरे, जब तक कि अंग्रेजों और डचों के साथ उनका टकराव नहीं शुरू हो गया। और कहा जाता है कि जब डच आए तो उन्होंने अपने से ज़्यादा फायदा अंग्रेजों को पहुंचाया, क्योंकि डचों ने पुर्तगालियों से युद्ध किया और उनके सारी व्यापारिक बस्तियों और प्रमुख जो है बंदरगाहों को अपने अधीन किया, और इसके पश्चात वो सब अंग्रेजों से हारते चले गए। और किस तरह से 1759 में बेदारा के युद्ध में डचों की समाप्ति हो जाती है और फिर एक छत्र राज्य अंग्रेजों का चलता है। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द स्टोरी टेलर। आगे की घटना सुनेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।